शुरू करते हैं सवालों की प्रैक्टिस। जो अभी हम कर रहे थे उन्हीं को वापस लेते हैं। तो 3D ज्योमेट्री और हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया, ये रहा हमारा सवाल। सिंपल सवाल है। उस बिंदु का बिंदु पद जिसके लिए x का मान 0 हो। एकदम सिंपल सवाल। उस बिंदु का बिंदु पद क्या होगा जिसके लिए x का मान 0 हो। उस बिंदु का बिंदु पद जिसके लिए x का मान 0 हो। तो x का मान हमेशा 0 रहे तो उसे कौन से समतल पे, yz समतल पे, बिल्कुल उसे yz समतल पे चलेगा तो हमेशा x का मान 0 रहेगा। जब तक वो yz समतल पे चल रहा है उसके लिए x का मान 0 रहेगा। तो उसका बिंदु पद हो गया yz समतल, क्योंकि yz समतल पे ही x का मान 0 मिलेगा। बिंदु 1 2 3 से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी होगी। इस बिंदु से इस रेखा पे लंब डालना है। बिंदु है 1 2 3, 1 2 3 से इसके ऊपर लंब डालना है। तो लंब की लंबाई कितनी होगी। बिंदु है 1 2 3, रेखा का समीकरण है x माइनस 6 बाय 3 y माइनस 7 बाय 2 z माइनस 7 बाय माइनस 2। रेखा पर एक बिंदु मान लो बराबर लैम्डा लिया। वैसे भी एक काम हमने किया था, एक सवाल हमने किया था, और जो लंब डाल के जो प्रतिच्छेद बिंदु आता है सदिश रूप में हम डायरेक्ट चाहें तो एक फॉर्मूला बना के भी रख सकते हैं इसका। वैसे तो निकालने का तरीका तो वही है जो हम यूज करते हैं। वही एक बिंदु P है, रेखा पर एक बिंदु Q मान लो जो कि लंबवत हो। तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 6, 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 2 लैम्डा प्लस 7। 3 लैम्डा प्लस 6, 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 2 लैम्डा प्लस 7। फिर पी क्यू के अधिक अनुपात निकाल लो। पी क्यू के अधिक अनुपात घटाओगे तो 3 लैम्डा प्लस 5, 2 लैम्डा प्लस 5, 2 माइनस 2 लैम्डा प्लस 4। पी क्यू और ये रेखा लंबवत होगी बराबर 0। 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 5, 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 5, माइनस 2 इंटू माइनस 2 लैम्डा प्लस 4। नौ लैम्डा प्लस 15 प्लस 4 लैम्डा प्लस 10 प्लस 4 लैम्डा माइनस 8 बराबर 0। 8 16 17 लैम्डा, 15 10 25, 25 में से 8 गया 17, लैम्डा बराबर माइनस 1। लैम्डा का मान रखने पर क्यू का निर्देशांक हो जाएगा क्यू का निर्देशांक हो गया 9 9 9 और 5।
अब आप P से Q तक की दूरी निकाल लो। 9 माइनस 1 8, 8 का 64, 7 7 का 49 और 4। मेरे तो बहुत बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, ये तो किसी ऑप्शन में नहीं है ना। ये तो बड़े बड़े नंबर आ गए। वापस से चेक करें, लैम्डा माइनस 1 ही आ रहा है। अच्छा, वो यहाँ मैंने -1 रखना है ना, -1 रखना है, ये गलती हुई। -1 रखा तो ये हो गया 3, ये 5 और ये 9, 3 5 9। ये हो गया 4 + 9 + 36, जिससे 7 आ गया। तो ये आंसर हो गया 7। सही है। अगला सवाल, अगर cos अल्फा cos बीटा cos गामा अगर किसी रेखा के दिक्कोजय हैं तो sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर गामा कितना होगा। देखो, एक चीज समझियो कि सिलेबस के हिसाब से है ना फोल्डर नहीं बन सकते। सिलेबस के हिसाब से इसलिए नहीं बनते, सिलेबस वालों को कोई मतलब नहीं होता। सिलेबस वाले क्या करते हैं, 10th वाला टॉपिक, 12th वाला टॉपिक, यूजी वाला टॉपिक, पीजी वाला टॉपिक एक में लिख देते हैं, है ना। तो एक बात समझिए कि वो जिस तरीके से सिलेबस बनता है उस तरीके से पढ़ाया नहीं जा सकता। जिस तरीके से सिलेबस बनता है वो उस तरीके से पढ़ाया नहीं जा सकता। मान लीजिए सिलेबस ने कह दिया कि जोड़ बाकी गुणा भाग चारों एक साथ डाल दिए, लेकिन आप भी जानते हैं कि जोड़ बाकी गुणा भाग चारों एक साथ नहीं सिखाए जा सकते। पहले आप जोड़ और माइनस सिखाते हैं, सबसे पहले जोड़ सिखाते हैं, फिर जोड़ जोड़ होने के बाद में फिर माइनस सिखाते हैं, फिर उसके बाद में गुणा आती है, फिर उसके बाद में भाग आता है। तो आप एक साथ ही एक जगह पे सारी चीज नहीं सिखा सकते। अब उन लोग तो क्या करेंगे, वो तो एक साथ ही 3D डाल देंगे, 3D पूरा 3D गोला शंकु बेलन तक पूरा 3D एक में डाल दिया। अब पूरा एक में डाल दिया तो क्या पूरा एक में पढ़ाया जा सकता है? नहीं, पूरा एक में नहीं पढ़ाया जा सकता, टुकड़ों में पढ़ाना पड़ेगा। तो सिलेबस बनाने वाले को पढ़ाना थोड़ी है, उसको तो बस सिलेबस बनाना है कि भैया ये पढ़ना है आपको। लेकिन जब बात पढ़ाने की आती है तो फिर उसको तोड़ तोड़ के पढ़ाना पड़ता है कि इस लेवल में ये पढ़ाओ, इस लेवल में ये पढ़ाओ, इस लेवल में ये पढ़ाओ, यहाँ पे ऐसे पढ़ाओ। तो उसको तोड़ना पड़ता है। अब जैसे 3D है, 3D उन लोगों ने तो एक साथ जगह कर देंगे पूरे हो। क्या 3D पूरी एक साथ हो सकती है? नहीं, 3D 3 हिस्से में होती है। वैसे हम 2 में पढ़ाते हैं, होती 3 में। पहले होता है 3D बेसिक, फिर होता है 3D समतल और सरल रेखा, फिर होता है 3D बेलन शंकु गोला। तो इसे 3 टुकड़ों में पढ़ाना पड़ता है ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि हमारा मकसद समझाना है, ना कि सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है ना। तो इसलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो सकती। तो दूसरी बात, सिलेबस के अकॉर्डिंग होने क्या जरूरत है, जो भी चीज पढ़ाई जा रही है वो आपके सिलेबस में ही है। अब सिलेबस को सामने रख के मिलाने की क्या जरूरत है। कोई भी चीज सिलेबस से ज्यादा तो ना तो हम पढ़ाने वाले और ना ही आप पढ़ने वाले। तो फिर सिलेबस में वही पढ़ाया जा रहा है, बस। ज्यादा सिलेबस को रख के सामने रख के क्या मतलब है कि अच्छा ये सिलेबस तो मैट्रिक्स, यहाँ तो मैट्रिक्स में नहीं पढ़ाया। अरे यहाँ नहीं पढ़ाया तो कहीं और पढ़ाया होगा। मान लो कोई टॉपिक है, सपोज करो आइगन वैल्यू है या रैंक है, यहां नहीं पढ़ाया होगा तो कहीं और पढ़ाया होगा। ऐसा तो नहीं है पढ़ाया नहीं होगा, पढ़ाया तो कहीं ना कहीं होगा ना। तो बस, तो कोई जरूरी है कि वो सिलेबस में 5वें नंबर पे है तो पढ़ाते टाइम भी 5वें नंबर पे आए? नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। आप भी किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, 10th को 12th को, क्या आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं या बच्चों के हिसाब से पढ़ाते हैं? है ना। अगर आप लोग भी किसी स्कूल में पढ़ाते हैं तो गौर करिए कितनी बार आपने 11वीं 12वीं का सिलेबस देख के पढ़ाया है। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो हम जानते हैं कि दिक्कोजय हैं, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तीनों का वर्गों का योग 1 होता है। लेकिन क्वेश्चन ने इस बार हमें साइन में कन्वर्ट करवा दिया, तो साइन में कन्वर्ट कर दो।
माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा ये इधर चला गया, 3 को इधर ले आओ, 2 हो गया। ये 2 हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि अगर ये और ये समतल, इस रेखा और इस समतल के बीच का कोण थीटा है और साइन थीटा का मान 1/3 है, तो बताइए लैम्डा का मान कितना होगा। अगर इन दोनों समतलों के बीच का कोण साइन थीटा बराबर 1/3 है, ये भी जस्ट हाल फिलहाल में भी आया है, यानी केवीएस के अंदर जो 2018 में आया था, अभी शायद राजस्थान में अभी हाल फिलहाल में ही परीक्षाओं में 25 वाली परीक्षाओं में ये सवाल, इसी टाइप का एक सवाल आया, इसी टाइप का है, सेम टू सेम। मैं थोड़ा सा याद धुंधली हो रही है मेरी, अभी जो सितंबर में परीक्षा हुई थी ना, उस वाली परीक्षा में यही सवाल, इसी टाइप का सवाल आया था। और इसलिए एक चीज समझिए, कई लोगों को ये लगता है सर हमारी केवीएस के सवाल, तो केवीएस के कोई सवाल है ही नहीं, ना कोई केवीएस के सवाल है, ना कोई यूपी के सवाल है, ना कोई राजस्थान के सवाल है, ना कोई उड़ीसा के सवाल है। गणित किसी ने भी नहीं बना रखी, गणित सबकी एक है, यही केवीएस में 2018 में आ गया, यही राजस्थान में 2025 में आ जाएगा। वही सवाल किसी साल यूपी में आया होगा, वो राजस्थान में आ जाएगा, राजस्थान में आया होगा वो यूपी में आ जाएगा, क्योंकि किसी ने अपनी गणित तो बनाई नहीं है ना अभी तक। अभी तक केवीएस वालों ने अपनी गणित नहीं बनाई, ना एनवीएस वालों ने बनाई, ना दिल्ली वालों ने बनाई, इसी गणित को सब इस्तेमाल करते हैं। तो यही सवाल इधर से उधर, उधर से उधर। अच्छा ओरिजिनली देखें तो ये सवाल इनके भी नहीं है। अगर आप ये सोचो कि अच्छा केवीएस का ये ओरिजिनल सवाल है, ये केवीएस का भी नहीं है। सबके तार मिलेंगे आपको आईआईटीज में, सबके तार आईआईटीज में मिलेंगे। 12th का कोई भी सवाल है ना, तो निश्चित तौर पे कभी ना कभी आईआईटी का हिस्सा रहा होगा। ओरिजिनली जो 12th के सवाल जितने भी आते हैं वो आईआईटीज में से आते हैं। वो आईआईटी में एक्सपायर हो गए तो आईआईटी वालों ने फेंक दिए, तो हमारी भर्ती परीक्षाओं में आना शुरू हो गए। तो बी हमारा साइन थीटा का कौन होता है, साइन थीटा बराबर बी डॉट एन बटा बी का परिमाण इंटू एन का परिमाण। तो ये हो गया आपका बी वेक्टर। पहले बार चेक कर लेना सब सही है ना, एक्स वाई जेड, ठीक है। ये आपका बी वेक्टर हो गया। इसके बाद में ये आपका एन वेक्टर हो गया। तो बी वेक्टर हो गया आई प्लस 2j प्लस 2k, आई प्लस 2j साइन थीटा का मान 1/3 दिया है, ये हो गया 2 माइनस 2 प्लस 2 अंडर रूट लैम्डा, 3 5 प्लस लैम्डा। 1/3 मोड हटा दो, प्लस माइनस का चिन्ह आ जाएगा।
लैम्डा का मान निकालने के लिए दोनों साइड वर्क करना पड़ेगा। पांच प्लस लैम्डा बराबर 4 लैम्डा। पांच बटा 3। सही है। ये दोनों रेखाएं समतलीय है, अभी हमने किया भी था ऐसा सवाल। ये दोनों रेखाएं समतलीय है, या तो समांतर होंगे या फिर एक दूसरे को काटते होंगे। या तो समांतर होंगे क्योंकि समतलीय हैं, इसका मतलब या तो दोनों रेखाएं पैरेलल है। तो पहले समांतर वाले तरीके से कर लो। समांतर वाला तरीका लगाते हो तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 k बटा 1 चेक कर लो बराबर आता है क्या। नहीं आता तो फिर इससे हट जाएंगे, लेकिन इससे आएगा नहीं उत्तर, क्योंकि इतने आसान तरीके से बंदा उत्तर देगा नहीं। k बटा 1 2 बटा 1 1 बटा -1 है ना। अगर हम यहां से निकालते हैं तो यहां से k का मान आता है 2, और यहां से निकालते हैं तो यहाँ पे k का मान आता है माइनस का 1 बटा 2, जो कि अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं होंगे। अगर k का मान 2 रख भी लेते हैं तो k का मान 2 लो, चाहे k का मान -1 बटा 2 लो, ये समांतर नहीं आएंगे। क्योंकि अगर k का मान 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 बटा 1 2 बटा 1, और ये हो जाएगा 1 बटा -2, जो कि बराबर नहीं होगा। और k का मान माइनस का 1 बटा 2 लेते हैं तो भी बराबर नहीं आएगा। माइनस का 1 बटा 2 2 बटा 1, फिर ये दोनों बराबर आ जाएंगे, ये बराबर नहीं आएगा। और ये 2 बटा 1, ये दो बराबर आ गए, ये बराबर नहीं आया। इसका मतलब k का कोई मान नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। अब बात चलते हैं समतलीय की। समतलीय समांतर तो नहीं है, समांतर नहीं है तो फिर एक दूसरे को काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद वाली शर्त लगाओ। प्रतिच्छेद करते हैं यानी a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बराबर 0। क्योंकि तो कैलकुलेशन तो करवाएगा, तो ये नॉर्मल ये वाली शर्त तो काम न के बराबर ही चांसेस है कि करेगी, क्योंकि इतने आसानी से आपको आंसर दे दे तो ऐसा तो नहीं सोचेगा। सोचेगा थोड़ा बहुत तो कुछ करवाओ, तो यही करवाएगा। तो a2 माइनस a1, गलती मत करिएगा। a1 a2 a3 ध्यान से निकालिएगा। ये हो गया आपका a1, ये हो गया आपका b1, ये हो गया आपका a2, ये हो गया आपका b2। सारे मान शांति से एकदम। a2 माइनस a1 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस 5 माइनस 1, 2 माइनस 1 3 माइनस 4 4 माइनस 5। b1 है आपका k2 1 k2 1 और 1 1 माइनस k। माइनस k स्क्वायर माइनस 1। माइनस k स्क्वायर माइनस का 3k और 1 कट गया बराबर 0। k का मान 0 आया और k का मान माइनस का 1 बटा 3 आया। फिर गलत हो गया। अच्छा, k का मान एक 3 आएगा और एक -3 आएगा और एक
जीरो आएगा, -3 और 0, ये आंसर हो गया। तो ये सवाल कैलकुलेशन, मोटा मोटी कैलकुलेशन वाले सवाल है। एक भी गलती हुई तो फिर वापस से सवाल को चेक करना पड़ेगा कि गलती कहाँ हुई है ना। तो बाकी यहाँ पे मैंने तो यहाँ गलती हो जाती है A1 A2 निकालने में, कोई ना कोई प्लस माइनस का दे दिया, माइनस भूल गए निकालना और वो गलती हो गई। फिर ये यहाँ पे थोड़ा बहुत खोलने में गलती हो गई। एक ये वाले सवाल, ये सवाल अब वैसे तो जो हायर एग्जाम होते हैं ना पीजीटी वाले, उन एग्जामों में ये सवाल आते हैं। नॉर्मल जो टीजीटी वाले जो एग्जाम है उनमें तो ये सवाल नहीं आते। इन सवालों में क्या करता है कि दो रेखाएं हैं और उनके जो दिक् अनुपात है एलएमएन, उनका रिलेशन बता देता है। उनके एलएमएन जो है ना, पहली रेखा और दूसरी रेखा की जो एलएमएन है वो एक संबंध ये इससे जुड़े हुए हैं, एक संबंध ये है इससे जुड़े हैं, मतलब इन रिलेशनशिप को वो फॉलो करते हैं, मतलब संतुष्ट करते हैं। तो बताओ उनके बीच का कोण कितना है। अब आपको L1 L2 M1 M2 N1 N2 छह चीजें निकालनी है इन रिलेशनशिप की सहायता से, छह चीजें। तो ये कैसे काम करता है देखो, इस सवाल को करने का एक तरीका होता है कि हमें क्या निकालना है, हमें दो रेखाएं हैं जिनके दिक् अनुपात निकालने हैं। पहली के दिक् अनुपात L1 M1 N1, दूसरी के L2 M2 N2, ठीक है। अब ये जो L1 M1 N1 है, L2 M2 N2 है, ये जो सवाल है ना, अब ये जो दिक् अनुपात है ये इस रिलेशनशिप को, ये जो हमें रिलेशन दिया है इसको फॉलो करते हैं, मतलब संतुष्ट करते हैं। अगर आप L1 M1 रखोगे तो ये दोनों को संतुष्ट करेगा, L2 M2 भी इन दोनों को संतुष्ट करेगा। तो फिर क्या होता है, अब आपको L1 M1 N1 L2 M2 N2 निकालना है। कैसे निकलेगा वो देखो, 3L L प्लस 3L प्लस M प्लस N बराबर 0। दूसरा है, एक संबंध ये दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 6Mn, 2NL प्लस 5LM। अब क्या करना है, यहां से किसी एक का मान निकालो, किसी भी एक का। जैसे मान लीजिए आपने n का मान निकाल लिया, n बराबर हो गया 3L माइनस M। ये n का मान निकाल के इसे इस समीकरण में रख दीजिए जहां जहां पर भी n है। तो 6M, L का मान, n का मान माइनस 3L माइनस M, n का मान माइनस 3L प्लस 5LM। ये हो गया 6M, n का मान माइनस 3L माइनस M माइनस 2L, n का मान -3 है। इससे हमने कम से कम n तो हटा दिया, तीन चीजें थी, दो ही बची है। ब्रैकेट खोलो, 18ml 6m स्क्वायर 6l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 5lm। ये बन गई द्विघात समीकरण। 6l स्क्वायर माइनस 5 2 7, 7 18 में से गए 11 माइनस 6m स्क्वायर। कैलकुलेशन चेक कर लो, 7 18 में से 7 गए 11, 6l स्क्वायर माइनस 6m स्क्वायर। अब हमें 36 लाने हैं और पांच एन है कि मैंने कौन सा गलत कर दिया, दोबारा 6mn माइनस 2nl 5lm। 6m n का मान 3l माइनस m, 2l 3l माइनस m 5lm। ये हो गया 18, ये हो गया 6, ये हो गया माइनस माइनस 6 प्लस 2lm 5lm। तो 5 और 2 7, 7 11 गए, ये 11 बज गए। ये 6l स्क्वायर माइनस 6m स्क्वायर। कहाँ गलती की मैंने, पहली लाइन में गलती की है क्या, यहाँ पे गलती की? 3l, अच्छा 5n था क्या वो, बाप रे मरवा दिया। तब तो फिर m का ही मान निकालो, ज्यादा ठीक है।
3L प्लस M प्लस 5M। तो यहाँ M का मान निकालना ही ज़्यादा ठीक होगा क्योंकि उसमें बट्टे नहीं आएंगे। 3L माइनस 5M और ये M की जगह मान रख दो। अठारह, 20 और 45। 15 का भाग देने पर ये 0। गुणनखंड कर लो। L स्क्वायर प्लस 2LN प्लस LN प्लस 2N स्क्वायर। ये आ गया L प्लस 2N प्लस N L प्लस 2N L प्लस 2N L प्लस N। दोनों को अलग अलग करो। आगे सॉल्व करने पर L प्लस 2N बराबर 0, जिससे L बराबर माइनस का 2N हो गया। 2 को L के बटे में ले जाओ, N के बटे में 1 हो गया। तो एक आंसर तो ये आया L और N का। दूसरा आंसर उससे आ जाएगा, सेकंड वाले से। L प्लस N वाले से। L प्लस N बराबर 0, L बराबर माइनस N, ठीक है। अब एक इस जोड़े से आप M का मान निकाल लो, एक इस जोड़े से M का मान निकाल लो। वो आपका अनुपात रहा वहां पे जो आपने शुरुआत में फॉर्मूला लगाया था ना, कौन सा, ये वाला 3L माइनस 5N। M बराबर 3L माइनस 5N। एक बार इससे M का मान निकालो, M का मान आ जाएगा 6 माइनस 5, M का मान आ गया 1। एक इनसे निकाल लो, इस जोड़े से आ जाएगा, ये आ गया 3, ये आ गया माइनस 5, ये आ गया माइनस का 2। ये LMN के दो जोड़े आ गए, एक आ गया माइनस 2 1 1, एक आ गया माइनस 1 1 माइनस 2। ये आपके दोनों रेखाओं के दो के दिक् अनुपात आ गए। एक आया है ये वाला जो कि है माइनस का 2 1 और 1, और दूसरी है माइनस 1 प्लस 1 और माइनस का 2। अब दोनों के बीच का कोण निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर गुणा करने पर ही हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 2 बट्टा 4 5 6, ये 6 और ये भी 6। 2 से 2 कट गया, 1 बटा 6, और थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1 बटा 6, और ये आंसर हो गया। तो ये सवाल लंबे जाते ही हैं क्योंकि इनको सॉल्व करते हो तो आपको दो जोड़े निकालने। शॉर्ट तरीका इनका कुछ नहीं होता। एक तो ये बीमारी से बाहर निकल जाओ, शॉर्ट तरीके, हर सवाल का शॉर्ट तरीका नहीं होता, ठीक है ना, हर सवाल का शॉर्ट तरीका नहीं होता। जो ये शॉर्ट तरीका, तो एक तो इस मानसिकता से बाहर निकलो कि शॉर्ट तरीके होते हैं, क्योंकि जब तक आप ये चीज सोचते रहोगे कभी भी आप अपने मेन तरीकों पे काम नहीं करोगे।
क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि छोटा तरीका है ना, ढूंढते हैं ना, 1 घंटा ढूंढने में लगा दोगे, लेकिन क्योंकि सवाल बनाने वाले नए नए सवाल बनाते हैं, नए नए बनाते हैं, शॉर्ट तरीका पहले सवाल आएगा फिर आप शॉर्ट तरीका बनाओगे। हाँ ये चीज है कि कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन से दूर रहो कि हाँ भाई कैलकुलेशन ज्यादा है, इस सवाल को अपन बाद में करेंगे, इस सवाल को हम बाद में कर लेंगे, ठीक है ना। जुगाड़ जिनके होते हैं उनकी बात हम कर ही लेते हैं, लेकिन ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई ज्यादा से ज्यादा आपका पूरा पेपर 20-30 सवाल ही जुगाड़ से हो सकते हैं, बाकी सवाल आपको मैन तरीके से ही करने पड़ेंगे। जुगाड़ों से आप फेल हो सकते हैं, पास नहीं हो सकते, है ना। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जुगाड़ से आप फेल हो सकते हैं, पास नहीं हो सकते। केवल जुगाड़ से फेल हो सकते हो, पास नहीं हो सकते। ये रेखा और ये समतल एक दूसरे को पी बिंदु पे काटते हैं, क्यू बिंदु ये है, तो बताओ पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। क्यू बिंदु दिया है, पी नहीं दिया, और पी इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है, रेखा और समतल का प्रतिच्छेद बिंदु पी है। अच्छा पीछे वाला सवाल क्या, नहीं पीछे वाला सवाल पेपर में करने लायक नहीं है। इसमें क्या होता है, कई बार मामला और भी अटक जाता है, यहां तक भी नहीं होता, कई बार आगे जाके गुणनखंड नहीं होते, आगे जाके गुणनखंड नहीं होते, कई बार गुणनखंड अटक जाते हैं इसके। तो जब गुणनखंड अटक जाते हैं तो फिर हमें और विधि अपनानी पड़ती है कि मूलों का योग बराबर माइनस बी बटाए, गुणनखंड नहीं हो तो कुछ तो करेंगे, तो मूलों का योग बराबर माइनस बी बटाए, मूलों का गुणनफल सी बटाए, फिर वैसे निकालने पड़ते हैं, वो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस सवाल में रिस्क नहीं लेना चाहिए। आखिर में जब तक आपके पास और सवाल हैं करने के लिए, तो पहले वो करो, लास्ट में टाइम बच ही गया कि भैया टाइम बच ही रहा तो क्या करें, तो फिर ऐसे सवालों में हाथ डाल सकते हो। अब यहाँ पे हमें दोनों के बीच की प्रतिच्छेद बिंदु पहले निकालना है, तो इसका कार्तीय समीकरण निकाल लें। कार्तीय समीकरण, ये तो आपका बिंदु हो गया जिससे रेखा गुजरती है, 3 4 1, है ना। जिसके साथ लैम्डा नहीं होता वो होता है जिससे रेखा गुजरती है, तो ये हो गया x माइनस 3 y माइनस 4 z माइनस 1 बटे, ये हो गया दिक् अनुपात दिशा के, 2 माइनस 2 प्लस 1, 2 माइनस 2 प्लस 1। बराबर में ले लो लैम्डा, रेखा पे एक बिंदु निकाल लो जो कि हो जाएगा x बराबर 2 लैम्डा प्लस 3, y बराबर माइनस 2 लैम्डा प्लस 4, z बराबर लैम्डा प्लस 1। अब ये बिंदु समतल पे भी है, समतल को संतुष्ट करवा दो, x माइनस 2y माइनस 5z बराबर 0, x माइनस 2y माइनस 5z, 2 x का मान 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस माइनस 4 लैम्डा माइनस 8, 5 लैम्डा माइनस 5 बराबर 2, 2 लैम्डा प्लस 3, 2 से गुणा करने पर 4 लैम्डा माइनस 8, 5 लैम्डा माइनस, तो ये हो गया 6 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा, 8 5 13, 13 में से 10, 10 2 12, लैम्डा बराबर 12। तो इससे हमारा आंसर आ गया x बराबर 24 और 3 27, इतने बड़े बड़े, 24 4 माइनस 20, कुछ तो गड़बड़ है, इतने बड़े बड़े नंबर सही में इतने बड़े आ रहे हैं, तो ज्यादा ही बड़े लग रहे हैं। चलो P से Q तक की दूरी निकालते हैं, 27 माइनस 3 24 का स्क्वायर माइनस 20
-4 -24 का स्क्वायर, 13 - 1 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कॉमन ले लो, बाहर 12 आ जाएगा, अंदर 2 का स्क्वायर बचेगा जो कि 4 4 ये 3 हो गया, 36 हो गया। ठीक है, बढ़ जाए आगे। अगला सवाल, अगर ए बी सी डी के निर्देशांक ये है तो फिर बताइए कौन सा सच है। ए बी लंबवत है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के, ए बी और सी डी के बीच का कोण 60 डिग्री है, ए बी और सी डी के बीच का कोण 30 डिग्री है। 60 है 30 है। एक इन चीजों से बहुत बच कर रहिएगा, ये एक बड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट बनता है। 30 डिग्री जो होता है ना, 30 डिग्री होता है π/6। अब ये आप कहोगे मुझे पता है, लेकिन पता नहीं क्यों ये बार बार कंफ्यूजन का जगह बन जाता है। और ये होता है 60 डिग्री। एक तो इस चीज को क्लियर रखिएगा। नॉर्मली हर बच्चा जानता है कि 30 डिग्री बराबर π/6 होता है, लेकिन पता नहीं क्यों कई बार ऐसा होता है कि टिक लगाने जब जाते हो ना, आप जब टिक लगाने जाते हो आपका 30 डिग्री आ गया, आप टिक लगाने जाओगे π/3 पे टिक लगा दोगे। गौर किया आपने कभी? आप में से कई बच्चे इस बात के साथ एग्री करेंगे कि ऐसा होता है कि आप 30 डिग्री निकालते हैं और आप निशान लगाने जाते हैं तो π/6 पे नहीं लगाते, आप निशान लगाते हैं π/3 पे, क्योंकि वो 30 का 3 नजर आता है कि 30 का बट्टे में 3 आएगा तो π/3 आएगा, हम π/3 पे निशान लगा देते हैं। ये है ना, ये ट्रिक है पेपर में 30 डिग्री और 60 डिग्री का जो कंफ्यूजन है ना, उसका फायदा उठाने की। क्योंकि हम जो भी आंसर निकालते हैं वो डिग्री में निकालते हैं, हम डिग्री में निकालते हैं, ऑप्शन देगा रेडियन में, और वो 30 से फिर π/3 पे टिक लग जाता है हमसे, और इससे गलत हो जाता है। तो इस बात को सावधानी से ध्यान रखिएगा। जब ऐसा आ जाए ना 30 डिग्री 60 डिग्री, तो 1-2 सेकंड का पोज ले लेना, और पोज लेके आ देंगे 30 डिग्री, मतलब एक थोड़ा सा 1 सेकंड 2 सेकंड का पोज ले लोगे ना, इतने में तो याद आ ही जाता है कि हाँ ये ऐसा होता है। वरना वही जल्दबाजी में वहां से 30 आया और यहाँ टिक लगाया, ये गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये जानबूझ के ऐसे ऑप्शन जो डाले जाते हैं ना, ये उनकी यही षड्यंत्र होता है कि भैया ये कहीं ना कहीं इसमें फंसेगा और अच्छा खासा फंस जाएगा। ए बी निकालो, बी माइनस ए, बी में से ए घटा दिया, 2 में से 3 गया, माइनस का आई, 3 में से 5 गया, माइनस का 2j, -1 -3 प्लस का 2। दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार। 2 में से 3 गया, माइनस का आई, 3 में से 5 गया, माइनस का 2j, -1 में से 3 गया, प्लस का 2k। ठीक है, ये भी हो गया। अब दूसरा कह रहा है CD, CD निकालो। तो 3 में से 1 गया, 2i, 2i, 5 में से 2 गया, 3j, चार क्या, cos थीटा, दोनों का डॉट गुणा जो कि -2 -6 प्लस का 8, बस ठीक है, हो गया ऊपर ही 0, थीटा बराबर 90, यानी ए बी और सी डी लंबवत है। अगला, अगर कोई रेखा निर्देशीय अक्षों से अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है तो cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा का मान कितना होगा। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, दिक्कोजाओं का संबंध बराबर होता है 1। हम सूत्र जानते हैं डबल कोण वाला,
कॉस 2 थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटा 2। ये सूत्र अगर हम तीनों पे लगा दें तो ये सब 2 थीटा में चेंज हो जाएंगे, मतलब डबल कोण में आ जाएंगे। 1 प्लस कॉस 2 अल्फा बाई 2, 1 प्लस कॉस 2 बीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस 2 गामा बाई 2। बराबर 1। वज्र गुणा कर दो 2 से, ये हो गया 3 प्लस कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 गामा। तीन में से 2 गया -1। कॉस 2 अल्फा कॉस 2 बीटा कॉस 2 गामा बराबर -1। समतल अक्षों को एबीसी पे काटता है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बताइए। अगर ये समतल अक्षों को एबीसी पे काटता है तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना होगा? हाँ रख सकते हो रिजल्ट। कॉस 2 जैसे साइन वाला था ना, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2 होता है, वैसे ये वाला भी रख सकते हो। कॉस 2 अल्फा कॉस 2 बीटा कॉस 2 गामा बराबर -1। तो ये कांटे के अंतःखंड अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण दिया है, यानी एक्स एक्स पे 2 अंतःखंड, वाई पे 3, जेड एक्स पे 6। एक्स एक्स पे 2 काट रहा है तो इसका निर्देशांक हो गया 2, 0, 0। इसे 3 काट रहा है तो ये हो गया 0, 3, 0। इसका हो गया 6 काट रहा है 0, 0, 6। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 वेक्टर निकालने होंगे। कोई भी 2 वेक्टर निकाल लो, फिर उनकी क्रॉस गुणा कर लो। पहले ए बी वेक्टर निकालो। ए बी वेक्टर बराबर 0 - 2 माइनस का 2i प्लस का 3j 0 के, ये बी वेक्टर आ गया। अब ए सी वेक्टर निकाल लो। ए सी वेक्टर बराबर ये आ गया माइनस का 2i प्लस का 0j प्लस का 6 के। अब ए बी रेसी की क्रॉस गुणा कर लो। आई जे के -2, 3, 0, 6 × 18i, जे वाले में माइनस माइनस प्लस 12j के 0, 6 के। और इसका परिमाण हो जाएगा अब क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू ए बी क्रॉस ए सी का परिमाण। ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बाहर आके 6 हो जाएगा। 18 यानी 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, ये 14 आ गया। 3 √ 14 आ गया। ध्यान से सवाल लग रहा था सिंपल था, लेकिन हो गया टेढ़ा। आगे जाके वो त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र जो है ना, वो लगवा लिया सदिशों वाला।
है ना। अब कोई कई बार है ना यहाँ पे जाके फंस जाता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी क्रॉस ए सी बट्टा 2 होता है। तो वेक्टर बनाने पड़ेंगे और फिर उसके बाद क्रॉस गुणा करनी पड़ेगी, फिर 2 का भाग देना पड़ेगा, या फिर हीरो का सूत्र लगा लो। बात तो वही है, हीरो का सूत्र लगाओगे तो तीनों भुजाएं निकालनी पड़ेगी और तीनों भुजाएं निकाल के फिर क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, वो भी ऐसे ही निकलेगा। सही है। हाँ, यहाँ पे गलती ये भी होती है, 2D वाला सूत्र लगा देते हैं हम लोग, सोचते हैं कि वो जो 2D वाली सारणी होती है ना वो लगा देते हैं, वो 2D वाली है, वो नहीं लगती इसके अंदर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये मैंने बताया भी था जब वेक्टर बताए थे, तो वेक्टर का बताया, वेक्टर का उपयोग एक ही है कि 3D में आप 2D वाले सूत्र नहीं लगा सकते, 2D में 3D वाले लगा सकते हैं। ऊपर वाले आयाम में छोटे वाले आयाम के सूत्र लग सकते हैं, लेकिन उल्टा नहीं कर सकते आप। छोटी चीज को बड़े पे लागू नहीं कर सकते, बड़ी की चीज को छोटे पे लागू, जो पूरी दुनिया पे लागू होता है उसे भारत पे लागू कर सकते हो, लेकिन जो भारत पे लागू होता है उसे पूरी दुनिया पे लागू नहीं कर सकते। बड़े से छोटा हो सकता है, छोटे से बड़ा नहीं होता। तो वो जो 2D वाला सूत्र है वो 3D में नहीं लगता, इसके लिए आपको यही लगाना पड़ता है। और अगर वो किया होगा तो निश्चित तौर पे गलत उत्तर आया होगा। अगर ये रेखा इस समतल पे है तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान कितना होगा? हाँ, तो ध्यान रखना आइंदा कि 2D वाला फॉर्मूला 2D में लगता है, 3D में। हाँ, 2D का कोई भी फॉर्मूला 3D में लगे ये इत्तेफाक हो सकता है। 3D वाला 2D में लगा सकते हो आप, कोई भी 3D का पढ़ रहे हो उसे 2D में अप्लाई करना चाहो कर सकते हो। ये रेखा अंतर्विष्ट करता है, ये रेखा जो है वो समतल के ऊपर है, ये रेखा को ये समतल कंटेंट कर रहा है, कंटेंट कर रहा है मतलब ये रेखा इस समतल के ऊपर ही स्थित है ना। अंतर्विष्ट कर रहा है मतलब ये रेखा इसी समतल के ऊपर है। तो बताओ रेखा समतल के ऊपर है तो एक तो ये हो गया अभिलंब के लंबवत होगी, आपकी रेखा अभिलंब के लंबवत होगी, एन डॉट बी बराबर 0। ठीक है, एक तो आप ये यूज कर सकते हो एन डॉट बी बराबर 0। रेखा का बी तो ये रहा 2 माइनस 1 3, समतल का है हमारा पी क्यू माइनस 1, पी क्यू माइनस 1, ये इसका अभिलंब हो गया। रेखा का अभिलंब है आपका, रेखा की दिशा है बी सदिश है 2 माइनस 1 3। वेक्टर को मैंने ऐसे लिखा है, फिर ये आ गया 2p माइनस क्यू माइनस 3 बराबर 0, 2p माइनस क्यू बराबर 3। एक शर्त और लगानी पड़ेगी, एक शर्त और लगानी पड़ेगी, जो भी रेखा का बिंदु है वो समतल पे होगा, रेखा का बिंदु समतल पे होगा तो 3, यहाँ पे माइनस माइनस 2 करो पहले, फिर माइनस माइनस करो 4, तो रेखा का बिंदु हुआ 3 माइनस 2 माइनस 4, 3 माइनस 2 माइनस 4, ये समतल पे होगा क्योंकि पूरी रेखा समतल पे है तो बिंदु भी समतल पे होगा। इस बिंदु से संतुष्ट करवाओ, x का मान 3, y की जगह माइनस का 2, z की जगह माइनस 4 बराबर 9, तो 3p माइनस 2q बराबर 5। एक समीकरण और बन गई दोनों समीकरण को सॉल्व करने पर, और पी क्यू का मान निकाल लो। इसे 2 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 4p माइनस 2q बराबर 6, 3p माइनस 2q बराबर 5, घटाने पर p बराबर 1 आ गया, p का मान 1 रखने पर q का मान माइनस 1 आ गया। पी क्यू का मान रख के पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकाल लो,
1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, 1 और 1 हो गया आपका 2। ठीक है, सही है। रेखा इस और रेखा इस को अंतर्विष्ट करने वाले समतल का समीकरण क्या होगा? इन दोनों रेखाओं को सम्माहित करने वाले समतल का समीकरण क्या होगा? मतलब वो समतल बताइए जिसमें दोनों रेखाएं आ जाए। एक रेखा तो अपने सममित रूप में दी हुई है, दूसरी रेखा को दो समतल के रूप में दिया हुआ है। जो दूसरी रेखा है ना, वो दो समतलों के रूप में दी हुई है। कैसे करोगे इसको? एक तो जुगाड़ लगा के कर सकते हो इसको, हाँ बिल्कुल, इसमें जुगाड़ काम कर जाएगा। अगर ऑप्शन ढंग से नहीं बनाए हैं तो जुगाड़ काम कर जाएगा, और अगर ढंग से बनाए हैं तो जुगाड़ फेल हो जाएगा। लेकिन हम इसे जुगाड़ से नहीं करेंगे, करेंगे तो जुगाड़ से एक बार तो कर लेंगे, मेन तरीका जरूर करेंगे, क्योंकि इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो ये दोनों रेखाएं समतल पे है ना, ये दोनों रेखाएं समतल पे है। रेखा 1 और रेखा 2 दोनों ही समतल पे है। तो रेखा का हर बिंदु भी समतल पे होगा। एक बिंदु तो हमें ऊपर से मिल ही रहा है, -1 1 1, ये बिंदु समतल पे होगा, है ना। रेखा का बिंदु समतल पे होगा। -1 -1 -1 +1 +1 समतल को संतुष्ट करेगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन है। अगर अच्छे ऑप्शन बनाए हैं तो ये काट, इस जुगाड़ को काट देगा, है ना। अगर बढ़िया ऑप्शन बनाए तो इस ऑप्शन की काट करके चलेगा। ये गलत, ये सही, ये वाला -1 +1 कट गया, ये नहीं, गलत गलत। तेरी सवाल घटिया बनाया, है ना, घटिया सवाल बना दिया। ये होता कई बार मिट्टी कर दी सवाल की, इतने ऑप्शन बनाते टाइम पे सावधानी नहीं बरती, है ना। कितनी लापरवाही कर दी, इतना बढ़िया सवाल बनाते हुए भी इतना घटिया काम कर दिया, है ना। ऑप्शन अच्छे होते तो शायद एक ऑप्शन और ऐसा बना देता ना जिसे टकराते, तो फिर तो दिमाग और लगाना पड़ता कि अब क्या करें। आज अब अपने मेन तरीके से आते हैं, इसको मेन तरीके से करते हैं, क्योंकि सवाल में हमें बहुत उम्मीद है, ये हमें बहुत कुछ देने वाला है। अब एक बात तो ये क्लियर हो गया कि हमारा जो अभिलंब है, समतल का जो अभिलंब है, वो दोनों के लंबवत है, दोनों के लंबवत है, यानी हमारा अभिलंब B1 क्रॉस B2 से आ जाएगा, B1 और B2 के क्रॉस गुणा से आ जाएगा, है ना। B1 हमारे पास है, अच्छी बात है, B1 हमारे पास है, ये रहा 1 -2 और 1 B1 है। B2 समतलों के रूप में दिया हुआ है, B2 कैसे निकलेगा? जब समतलों के रूप में रेखा का समीकरण दिया होता है तो अभिलंब कैसे निकलता है? जब समतलों के रूप में रेखा दी गई हो तो अभिलंब कैसे निकलता है? अभिलंब कैसे निकलता है? बी वेक्टर कैसे निकलता है?
B2 कैसे निकलेगा? B2 निकलेगा दोनों समतलों के अभिलंब के क्रॉस गुणा से। दोनों समतलों के जो अभिलंब है उनकी क्रॉस गुणा कर लो तो आपका B वेक्टर B2 वेक्टर आ जाएगा। ये हो गया I J K N1 2 माइनस 3 2 माइनस 3 3 4 माइनस 1 5 15 और 3 माइनस का 12 I J 10 12 10 12 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस के वाले में माइनस का 2 और 12 प्लस का 10 के लिए। ये B1 आ गया, वो B2 आ गया, B1 दिया ही हुआ है तो हमारा अभिलंब आ जाएगा I J K। B1 वेक्टर है आपका 1 माइनस 2 1 और ये है माइनस का 12 2 10। माइनस का 20 माइनस का 2 माइनस का 22 10 माइनस प्लस 12 22 2 24 माइनस का 24 2 माइनस का 22। अनुपात में लिखोगे तो 1 1 1 लिख सकते हो इनको ना। अगर अनुपात में लिखोगे तो 1 1 1 हो गया तो ABC का मान आ गया आपका 1 1 1। अब हमें निकालना है, एक बिंदु चाहिए होगा। बिंदु यहाँ वाला रेखा वाला ले लो, ये बिंदु ले लो -1 +1 +1 और हमारे समतल का समीकरण होता है R डॉट n बराबर A डॉट n। R डॉट n n ये हो गया I प्लस J प्लस K। फिर A के साथ ये रहा A वेक्टर, इसके साथ करोगे -1 +1 +1 और ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। ये आंसर आ गया, बी आंसर आ गया। ये आ गया पूरा विधिवत तरीके से। ठीक है, ठीक है देव, कर लेंगे अब। तो इसलिए इसका मेन तरीका बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो मेन तरीका था ना इसने ज्यादा सिखाया हमें। जुगाड़ से उत्तर मिल गया, ठीक है, अपना काम हो गया एक तरीके से तो। लेकिन पेपर है भाई, पेपर तो हमसे घूम फिरा के पूछेगा ही। कल इसने जुगाड़ बंद कर दिया होता तो क्या करते? तो हमें हमारा दिमाग भी तो बढ़ाना है। तो ये था कि आ जाओ दोनों तरीके से करते हैं। B1 पहली रेखा का दिया हुआ, अच्छी बात है। B2 जब दो समतलों के रूप में रेखा दी होती है तो दोनों के अभिलंबों की क्रॉस गुणा करके B वेक्टर निकलता है। तो B वेक्टर निकल गया, B1 दिया हुआ, B1 B2 के क्रॉस करके n निकाल लिया। अच्छा, इसको -22 क्यों नहीं? दिक अनुपात है ये, दिक अनुपात है। दिक अनुपात को जब चाहे आप काट के छोटा कर सकते हैं। तो 1 1 1। अच्छा, -12 नहीं, अच्छा माइनस के 22 ये ले लेता तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये बाद में कट जाते। आज मत काटो, बाद में कट जाते। कोई ये सोच रहा कि ये -22 ले लेते तो -22 लेता तो आगे जाके कट जाते, कटने थे ये। दिक अनुपात ये अनुपात है, आज नहीं तो कल कट जाएंगे। पहले काट लो, बाद में काट लो, ठीक है ना। एक सवाल ये रहा, ये वैसा ही सवाल फिर वापस आ गया जो भी हमने थोड़ी देर पहले किया था। दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए जिनकी दिक्कोजें इस फॉर्मूले द्वारा जुड़ी हुई है। राधे राधे। तो क्या किया था, किसी एक से एक चीज का मान निकाल लो, किसी भी एक का मान निकाल के बची हुई समीकरण में रख दो। मान लो आपने n का मान निकाला, तो n का मान हो गया माइनस का l माइनस का m। ठीक है, अब इसका मान ले जाके दूसरे समीकरण में रख दो, 2lm प्लस 2nl माइनस mn। दो lm प्लस 2l, n का मान -l माइनस m माइनस m, n का मान -l माइनस m बराबर 0।
दो एल एम, दो एल स्क्वायर माइनस दो एल एम माइनस एल एम माइनस दो एल स्क्वायर, और दो एल एम से दो एल एम कट गया, माइनस का एल एम और प्लस का एम स्क्वायर। माइनस से गुणा करने पर दो एल स्क्वायर प्लस एल एम माइनस एम स्क्वायर बराबर 0। गुणनखंड करने पर दो और एक हो गए, दो एल एम माइनस एल एम माइनस एम स्क्वायर बराबर 0। दो एल कॉमन निकाल लो, एल प्लस एम माइनस एम कॉमन निकाल लो, एल प्लस एम, एल प्लस एम, दो एल माइनस एम बराबर 0। दो उत्तर बन जाएंगे, एक पहले वाले से हो गया एल प्लस एम बराबर 0, एक दूसरे वाले से हो गया दो एल माइनस एम बराबर 0। एल बराबर माइनस एम, माइनस यहां भेज दो, एल बटा माइनस एक एम बटा एक, इससे निकाल लो दो एल बराबर एम, एल के नीचे एक, दो को उधर भेज दिया, एम बटा दो। अब इनसे आप एन का मान निकाल लो। एल बराबर एन बराबर था हमारा माइनस एल माइनस एम, एन बराबर माइनस एल माइनस एम, तो एल का मान माइनस एक रख प्लस एक माइनस एक, एन बराबर 0 आ गया। यहाँ पे एन का मान निकालेंगे तो यह आ जाएगा माइनस का एक और माइनस का दो, जो कि हो गया माइनस का 3। अब दोनों के बीच का कोण निकाल लो। कहीं गड़बड़ की है, कैलकुलेशन में गड़बड़ की है क्या? नहीं, ठीक है फिर cos थीटा बराबर L1 L2 M1 M2 N1 N2 बट्टा L1 का स्क्वायर M1 का स्क्वायर N1 का स्क्वायर L2 का स्क्वायर M2 का स्क्वायर N2 का स्क्वायर। L1 गुणा L2 ये हो गया माइनस का एक, M1 गुणा M2 प्लस का दो, N1 गुणा N2 0, L1 गुणा L2 माइनस एक, M1 गुणा M2 प्लस का दो, N1 इंटू 0 बट्टा ये हो गया एक प्लस एक, ये दो आ गया। दूसरे वाला हो गया 9 10 4 14, कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है, क्या कर दिया मैंने, माइनस एम माइनस एल, माइनस एल एम की जगह प्लस एल एम है, ये कह रहे हो, कहाँ गड़बड़ कर दी यार, कहाँ गड़बड़ की है, माइनस एम माइनस एल की जगह मैंने एम एल कर दिया, माइनस एल एम की जगह प्लस एल एम होगा, कहाँ होगा यार। सेकंड येलो लाइन, ये फर्स्ट, ये सेकंड, इसकी बात कर रहे हो ना, तो दो एल एम दो एल स्क्वायर माइनस दो एल एम प्लस एम एल, और जी गड़बड़ हो गई, एक भी गलती माफ नहीं है यहाँ पे, दो एल स्क्वायर प्लस एल एम, फर्क पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा। अब ये एल माइनस एम हो जाएगा,
एल बराबर एम, 1/1। ये आ गया 2l प्लस एम बराबर 0, 2l बराबर माइनस एम, l/1, माइनस को यहां भेज दो, 2 को वहां भेज दो। n बराबर है माइनस का l माइनस का m, ये मान यहां रखने पर n बराबर हो गया माइनस का 2, यहाँ n बराबर हो गया माइनस माइनस प्लस 1, माइनस 2 बराबर -1। अब तो ठीक है, अब ठीक है। एक गलती बहुत है ना, सिर्फ एक गलती, -1 और प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस का 2 बटे -1 प्लस 2 और प्लस 2, नीचे आ जाएगा 4 5 6 √6 √6, जो कि 6 हो गया, 3/6 हो गया, 3/6 1/2 हो गया। कॉस का मान 1/2 आता है हमारा 60 डिग्री पे, π/3, 9 हो गया। अच्छा 120 भी सही है,